माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 41 आज हम सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 7 अक्टूबर 2020 के लिए है जो आपको करना है। तो हमें आज क्या पढ़ना है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो हमारा चैप्टर चल रहा था इसी में आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पढ़ा, समझा और उसे प्रूव भी किया। लेकिन जो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये बस समझने का है। अगर आपको समझ में आ गया, इसे आज आपको प्रूव नहीं करना है, बस समझना है। तो अगर आप इसे समझ गए तो अपने चारों ओर आप देखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है आपके आसपास हर जगह पे। ज्ञान आ चुके हैं हमारे, जिज्ञासा आ चुकी हैं, आप लोग भी आई होप आ चुके होंगे। अगर आप सभी क्लास में आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और प्रेजेंट मेंशन कर दीजिए कि हम क्लास में आ चुके हैं और प्रेजेंट हैं। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, यू टोल्ड मी दैट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर that work in opposite direction on two different objects, but why is it so? तो ये कह रहे हैं कि जिज्ञासा दीदी, आपने मुझे बताया कि जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में लगता है। जो फोर्स होता है वो हमेशा पेयर्स में होता है, यानी हमेशा एक फोर्स लगेगा और उसके अपोजिट में एक दूसरा फोर्स भी लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। पर ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज़ सो? ये चीज़ तो होती है, ये मैं समझ गया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आपको याद होगा जब मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ाया था तो मैंने इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, जिन्होंने हमारी वर्कशीट देखी होगी। देखो अब ये कैसे रिप्लाई करती हैं जिज्ञासा। ज्ञान, इट इज़ ट्रू दैट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड बोथ अपोजिट ईच अदर, अपोज ईच अदर। ये कह रही हैं कि ज्ञान, जो फोर्स लगता है वो हमेशा पेयर में लगता है। पेयर का मतलब जोड़े में लगेगा, और जो भी फोर्स हम जिस भी ऑब्जेक्ट पे, जिस भी वस्तु पे लगाते हैं, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट भी लगाता है। दिस इज एन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये इसलिए होता है ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो हमारा थर्ड लॉ है उसी की वजह से ये चीज़ होता है कि अपोजिट में एक फोर्स लगता है। According to the third law of motion, when an object exerts a force on an object, the second object also exerts a force back to the first object. ये कह रहे हैं कि जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ पर फोर्स लगा रहा है, आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट बी पे, ठीक है, आपका ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, उतना ही फोर्स ये बी पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से समझते हैं कि अगर आप, ये दीवार है, दीवार पे एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो ये दीवार भी आप पे अपोजिट फोर्स लगा रही है, ठीक है। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो ध्यान से समझिए। अगर ये फोर्स आप पे नहीं लगा रही होती तो जब आप दीवार पे हाथ मारोगे और आपका फोर्स ज़्यादा होता तो आपका हाथ तो अंदर चला जाना चाहिए था, मतलब दीवार में होल हो जाना चाहिए था। लेकिन ये दीवार भी तो आप पे फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से आपका हाथ अंदर नहीं जाता, आप बैक हो जाते हो, ठीक है, आपको ही चोट लगती है। जैसे कि आप मूवी में देखते हो, भाई मूवी में तो वो दीवार पे मारते हैं एक मुक्का और दीवार टूट जाती है, यानी उनका फोर्स ज़्यादा होता है, जो दीवार ने फोर्स अपोजिट में लगाया उससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उनका हाथ अंदर घुस जाता है। लेकिन आप तो सनी देओल हो नहीं, तो क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट भी लगाएगा दूसरे बॉडी पे। When an object exerts a force, ये हमने समझ लिया, there are opposing force equal and magnitude opposite in direction। जो भी फोर्स लगेगा वो बराबर होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में। इसका कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स, न्यूटन क्या होता है, यूनिट होती है फोर्स की, अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स किसी चीज़ पे लगा रहे हो तो वो चीज़ भी 10 न्यूटन का फोर्स आपके ऊपर लगाती है विपरीत दिशा में। जैसे आप चेयर पे बैठे हो तो आप चेयर पे नीचे की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, वो चेयर 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर, आपकी ओर लगाएगा। फोर्स, फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड अ एक्शन। जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन। जैसे कि आप, ये टेबल है,
मान लेते हैं टेबल है, टेबल पे आपकी किताब रखी हुई है, तो ये किताब जो है इस पे टेबल पे एक फोर्स लगा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन। एंड द सेकेंड फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। और ये टेबल जितना फोर्स इस किताब पे लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। अगर आप बताइए ये टेबल इक्वल का फोर्स नहीं लगाता तो आप जैसे ही किताब को इस पे रखते, किताब क्या करती, फोर्स लगाती और वो नीचे गिर जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा टेबल है ये इस पे अपोजिट फोर्स लगाता है इक्वल, जिसकी वजह से ये बैलेंस रहता है। एग्जाम्पल, व्हेन वी किक अ फुटबॉल वी अप्लाई एक्शन फोर्स ऑन इट। आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि जो फुटबॉल है, फुटबॉल तो खेला होगा आपने, अच्छा किस किस ने फुटबॉल खेला है, तो जब भी आप फुटबॉल खेलते हो तो आप एक फोर्स अप्लाई करते हो अपने पैर के फुट से उस पर, due to when it away, but at the same time football also applied same force on your foot due to which we may hurt on feel pain। तो जितना फोर्स आप फुटबॉल पे लगाते हो, ये फुटबॉल पे जितनी तेज मारोगे उतना दूर तक जाएगा, तो जितना फोर्स आप फुटबॉल पे लगा रहे हो फुटबॉल भी आप पे उतना फोर्स लगा रही है। इसकी वजह से बॉल जितनी दूर जाएगी उतना ही आपके पैर में भी हर्ट होता है, आपके पैर में भी पेन होता है, चोट सा महसूस होता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप, यही कहता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। जिस भी ऑब्जेक्ट पे जितना एक्शन होगा उतना उस पर उल्टा रिएक्शन होगा। मतलब जितना भी फोर्स कोई भी बॉडी एक ऑब्जेक्ट पे लगाएगी उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरी बॉडी भी उस चीज़ पर लगाएगी। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की जा रही है न्यूटन के थर्ड लॉ को। यहाँ पे देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट इन टू डिफरेंट बॉडीज। दो बॉडी पे हमेशा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगता है, इसको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ये देखिए स्प्रिंग बैलेंस है, इसको आप जैसे खींचोगे यहाँ पे ये क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। स्प्रिंग आपने देखा होगा, यहाँ पे हाथ पकड़ने के लिए यहाँ पे है, जो तोलने के लिए होता है ना, जैसे सिलेंडर वगैरह तोलने के लिए होता है, और जितना इस पे वेट डालोगे ये उतना नीचे खींच के नीचे आ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। लेट अस कंसीडर स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी। ये ए है, ये क्या है, बी है, कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। आपको पिक्चर में जैसे दिखाया हुआ है वैसे इसको जोड़ दिया गया है। द अपर एंड ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस ए टू फिक्स्ड एंड ऑन द टेबल ऑफ वॉल। पहले को हमने क्या किया, टेबल पे, यहाँ पे ये टेबल है, टेबल से ए को हमने फिक्स कर दिया और दीवार पे लगा दिया। कीप दैम हॉरिजेंटली एंड पुल द अपर आइदर स्प्रिंग बैलेंस बी बाय द लैंड। और दूसरे को हमने बी को क्या किया, लैंड पे लगा दिया। ठीक है, वी नोटिस दैट द रीडिंग ऑफ फोर्स इन बोथ द बैलेंस सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और अब हम ये क्या पाते हैं कि दोनों ही जो हमारी स्प्रिंग बैलेंस है, दोनों पे लगने वाला जो फोर्स है, यानी दोनों पे जो वैल्यू आती है, ठीक है, एक पे यहाँ पे हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं और एक हमने वॉल पे लगा दिया, दोनों पे जो वेट का स्प्रिंग में वैल्यू आती है वो दोनों की सेम आती है बट अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए इस तरफ से घट रहा है और ये इस तरफ से, रीडिंग आप देख सकते हैं घट रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इन दिस स्टेप द अमाउंट ऑफ सेक्शन फोर्स अप्लाइड बाय ए एंड बी इज इक्वल रिएक्शन अप्लाइड बाय बी टू ए। मतलब जितना ए बी पे लगा रहा है उतना ही बी ए पे लगा रहा है। अगर आप देखोगे इस तरीके से इसको स्ट्रेच करते हुए तो दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है। अब इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं डेली लाइफ के, उनके बारे में हम देख लेते हैं। मैंने बताया कि अगर आप आंख उठा के देखोगे तो आपके चारों ओर साइंस है, हर चीज़ के पीछे साइंस है, और न्यूटन का थर्ड लॉ तो बहुत सारी चीज़ों में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले गेट हैमर्ड व्हेन अ प्लेयर कोलाइड विद ईच अदर इन अ गेम। आपने देखा है जब दो प्लेयर गेम में होते हैं और वो कोलाइड कर जाते हैं, मतलब टकरा जाते हैं एक दूसरे से, तो एक का फोर्स जितना इसने इस पे लगाया उतना ही इस पर्सन ने इस पे लगाया। देखा होगा क्रिकेट में भी कई बार बॉल लेने जाते हैं, जल्दी जल्दी में एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है और टकरा जाते हैं, तो दोनों को ही थोड़ा थोड़ा हर्ट फील होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। नंबर 2, कैन बी एबल टू वॉक ऑन अ पाथ। अगर आप सोचिए क्या आप चलने में सक्षम होते, जो आप चल रहे हैं ज़मीन पे वो क्यों चल पा रहे हैं, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। मैं आपको बताऊं, ये रोड है, रोड पे आप कैसे चल पाते हैं, आप अपना पैर जब रोड पे रखते हैं मतलब आप पैर
फोर्स लगा रहे हैं, आप रोड पे एक फोर्स लगा रहे हैं आपके वेट का जितना, और वो रोड आप पे उतना ही फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और रोड पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। और फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करता है, आपको पता है, इसी की वजह से आप चल पाते हैं। वरना आप जैसे ही ज़मीन पे पैर रखेंगे और आपका फोर्स ज़्यादा होगा तो ज़मीन में आप अंदर की तरफ चले जाएंगे, आप उस पर स्टैंड नहीं कर पाएंगे, खड़े भी नहीं हो पाएंगे। दूसरा है रिकॉल ऑफ गन व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट। इसके अलावा एग्जांपल आप देखते हैं कि जब गन से गोली निकलती है तो क्या होता है, वो पीछे की तरफ झटका खाती है। जो बंदूक है, जब आपने देखा होगा किसी को फायरिंग करते हुए, अगर नहीं भी देखा है तो आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं, जब गोली जाती है तो ये पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका खाता है, मतलब गोली निकलने के लिए आगे जितनी वेलोसिटी लगेगी उतना ही पीछे गन पीछे को झटका खाएगा, यानी धक्का खाएगा, यानी सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पीछे की ओर भी लगेगा। मूविंग ऑफ रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट को यहाँ से नीचे से फ्यूल दिया जाता है, मंगलयान में आपने मूवी में देखा होगा, और किस तरीके से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उतनी ही तेजी से वो नीचे की ओर भी फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ऊपर वो उड़ पाता है। आपने देखा होगा जब जैसे स्विमिंग करते हैं तो आगे की तरफ प्रेस करते हैं, उतना ही पीछे की तरफ भी प्रेस करते हैं। इसके अलावा द बोट मूव्स बैकवर्ड बैन सेलर जम्प्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए, एक आदमी ने बोट पे पैर रखा है और ये जब आगे की तरफ जंप करता है, ठीक है, जब आगे की तरफ ये जंप करता है तो इसकी नाव है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा जाती है। तो ये भी क्या है, ये सारे आपकी न्यूटन के जो लॉ हैं उसका एग्जाम्पल है डेली लाइफ में। इसमें से आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखा होगा। बैलेंसिंग बैक ऑफ प्लेयर वैन ही जम्प्स ऑन इट। ठीक है, जैसे कि ये गेम होता है, इसके ऊपर आप कूदते हो, ऊपर की तरफ जाते हो। ठीक है, ये जंपिंग वाला गेम तो बहुत लोगों ने खेला होगा, तो इसमें भी यही न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है। द बॉल गेट्स रिफ्रैक्टेड व्हेन वी हिट ऑन द वॉल। जो बॉल है, ये बॉल पे जब ये वॉल है, दीवार है, और ये आपकी बॉल है, जब आप बॉल को दीवार पे मारते हो तो दीवार वापस आती है, सॉरी बॉल वापस आती है, फिर बॉल को मारते हो वापस आती है। क्यों? क्योंकि आप बॉल से इस पे फोर्स लगा रहे हो और दीवार आपको बैक में फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से बॉल आपके हाथ में वापस आती है, वरना बॉल आउट निकल जाए, बाहर निकल जाए बॉल से। इसके बाद अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो थर्ड लॉ था, आई होप आप समझ गए होंगे। अपने आसपास हर चीज़ में देखिए, अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं तो जितना फोर्स आप बेड पे लगा रहे हैं, बेड उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगा रहा है। इसके अलावा आप रोड पे चल रहे हैं, वहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रही है। हर जगह आपको न्यूटन का थर्ड लॉ मिल जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। अब आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, मुबारक हो, आज कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आज सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी समझ पे। नंबर 1, राइट न्यूटन का जो आपको थर्ड लॉ है वो मेंशन करना है। दूसरे में बोला है कि आप सोच के बताइए, अगर आप पेन, अगर जो हम पेन से कॉपी पे लिखते हैं तो अगर कॉपी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लगाता तो क्या आप पेन से लिख पाते कॉपी पे। तीसरे में बोला है व्हाई डज अ सोल्जर रिफिल। क्या होता है कि जब बंदूक फायर करना होता है तो उससे पहले जो फायर करने वाला पर्सन है बंदूक को अपने कंधे पे रख लेता है, ऐसा क्यों करता है। चौथे में बोला है राइट 3 यूज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 3 यूज बताना है। और फिफ्थ में बोला है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ वॉकिंग। आप चलते हो सड़क पे न्यूटन की थर्ड लॉ की वजह से, ये आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझाना है, तो आप लिखेंगे द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, चाहे आप किसी भी चीज में देख लीजिए। नंबर 2 में बोला है शैल वी एवर बी एबल टू राइट। क्या आप संभव है लिखना। इफ द फोर्स वी अप्लाई ऑन पेन इज नॉट रिवर्टेड बैक बाय द पेपर वाई। जो आप फोर्स लगा रहे हैं पेन से, आप पेन से कॉपी पे लिखते हैं बेटा, तो जो पेन है वो एक फोर्स लगाता है पेपर पे, तो अगर जो पेपर है वो बैक में पेन पे फोर्स ना लगाए तो क्या आपका लिखना संभव होगा। तो आप बोलोगे नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये आपका पन्ना है, पेज है, जब आप इस पे पेन से लिखते हो बेटा, इससे फोर्स लगाते हो तो कॉपी भी उस पर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से आप शब्द बना पाते हो, वर्ड बना पाते हो। अगर ये फोर्स ना लगाए तो आपका पेन अंदर घुस जाएगा, जैसे ही कुछ भी आप लिख नहीं पाओगे, बार बार वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो उस पर टिकेगा ही नहीं। नो शैल बी नेवर एबल टू राइट। नहीं, हम नहीं लिख पाते इफ द
force we apply on pen is not reverted back by the paper, because if the paper did not resist the force exerted by the pen would have come out of the paper. तो क्या होता अगर वो फोर्स नहीं लगाता, तो जो पेन है वो पेपर से बाहर निकल जाता, ठीक है, और आप बिल्कुल कभी भी लिख नहीं पाते। तो ये आपका आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से भी लिख सकते हैं। Why does a soldier hold a refill on his soldier? जो हमारा रिफिल होता है, ठीक है, जब बंदूक दागने से पहले तो उसको अपने कंधे पे क्यों रखते हैं? बिफोर फायरिंग बुलेट फ्रॉम इट, बुलेट यानी बंदूक की गोली उससे दागने से पहले अपने कंधे पे क्यों रखते हैं? तो आपको लिखना है द रीजन ऑफ दिस बिकॉज द रिकॉइल प्रोड्यूस वैन फायरिंग अ गन। रिकॉइल प्रोड्यूस होता है जैसे ही गन से फायर करते हैं तो गन में एक पीछे की ओर फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉइल प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बहुत तेज का झटका लगता है। अगर उसे कंधे पे लगाते हैं तो कंधा वो फोर्स को बैलेंस कर लेता है, पर हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ उतने फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इंसान पीछे की ओर गिर भी सकता है। तो होल्डिंग द गन टाइटली ऑन द शोल्डर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द फोर्स जनरेटेड बाय द रिकॉल, अलाउइंग टू शूट स्टडी ही शूट एंड ऑल्सो रिमेन स्टैंडिंग। तो वो हेल्प करता है कि हमारा जो कंधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोर्स अपोज है उसको झेल पाए, जिसकी वजह से आदमी खड़ा भी रह पाए और बंदूक को आगे की तरफ दाग भी पाए, वरना इंसान खुद ही गिर जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लिखेंगे यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राइट 3 यूज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। डेली की जिंदगी में आपको 3 यूज बताना है। तो द 3 यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ आर एज फॉलोज। नंबर 1, द बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब आपका सेलर आगे की तरफ नाव में जंप करता है तो क्या होता है? नाव थोड़ा पीछे की ओर जाती है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। नंबर 2, बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय ट्रैम्पोलर व्हेन ही जंप्स इट। जो जंपिंग जपांग वाला झूला होता है, ठीक है, जंपिंग जपांग वाला, उसमें क्या होता है जब कोई भी प्लेयर उस पर कूदता है तो वापस उतना ही ऊपर जाता है। द बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन इट हिट ऑन द वॉल। जब दीवार पे आप बॉल को मारते हो तो बॉल आपके हाथ में वापस आ जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ये भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप सड़क पे चल पाते हो, इसको एक्सप्लेन करना है आपको न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया था कि आप सड़क पे जितना फोर्स लगाओगे सड़क भी आपके पैर पे उतना ही फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से आप चल पाते हो। तो आप लिखोगे न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जितना भी एक्शन होता है उसका इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। दिस इज रिलेवेंट टू वॉकिंग। ये वॉकिंग के लिए भी रिलेवेंट है, बिकॉज व्हेन वी पुट आवर फुट ऑन द ग्राउंड, जब भी हम अपना पैर ग्राउंड पे रखते हैं, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स टू इट, हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं। इन डूइंग दिस the ground also actually applied an equal force onto our foot। तो हमारे पैर पे उतना ही इक्वल फोर्स जो ये रोड है या ग्राउंड है वो लगाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, पुटिंग वी फॉरवर्ड, जिसकी वजह से हम आगे की ओर चल पाते हैं। अगला स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो गया, जो आपको चलने में न्यूटन लॉ कैसे हेल्प करता है, थर्ड लॉ, वो एक्सप्लेन कर रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टेलीग्राम आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मुदिता IAS वॉरियर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 41 सॉल्व कर ली है साइंस की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पिछली वर्कशीट्स न्यूटन सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ नहीं देखा है तो वो भी देख लें, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और आपका कोई भी क्वेरी और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।